नमस्कार दोस्तों, एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री टॉपिक को लेकर आते हैं जो आपके लिए एजुकेशनल होता है या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सबकी क्वेरीज का आंसर देता है। हर हफ्ते जो हम हमेशा एमएसएमईज की ये स्पेशल हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि हम लोग अगर देखें तो जिंदगी में हमारे सपने बहुत बड़े हैं और हम उन बड़े सपनों को सच करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सपनों को सच करने के लिए हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। उन्हीं में से अगर हम बात करें तो हम हर लेवल पे सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं और हम ध्यान भी करते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए उसका हम ध्यान नहीं दे पाते। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो सेफ्टी मेजर्स के प्रोफेशनल नहीं हैं, वो भी हमारी तरह ही और आपकी तरह ही एक बिजनेस ओनर है और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़े हैं। एमर्शन कंपनी है जिसके साथ वो जुड़े हैं और एज अ सेल्स हेड करते हैं। बट हमारी ही तरह वो इंडस्ट्रीज में जुड़े हैं, लेकिन उनकी एक तमन्ना थी, एक पैशन था जो उनको ले आया कि वो सोसाइटी की किस तरह हेल्प करें। और ये जो छोटी छोटी बातों का हम नजरअंदाज करते हैं, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और देखा कि एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है और ये वीक पॉइंट होने के बावजूद इसको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये एज अ वॉलेंटरी इसको चूज किया और सोसाइटी की, देश की सेवा में जुट गए। तो अरविंद जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। और सर, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज आपको बोलना है, तो मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम की शुरुआत आप जो है अपनी लाइफ जर्नी से शुरू करें, हमारे ऑडियंस को बताएं आपकी थॉट्स के बारे में, आपके पैशन के बारे में। और आप आज एक ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जुड़े हैं, उसकी अवेयरनेस के साथ जुड़े हैं, तो आज तक की जर्नी आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। नमस्कार द्रव्या जी, शुक्रिया संजीव जी ये मौका देने के लिए। ये बहुत अच्छा मौका आपने मेरे को दिया है पूरे एफआईए के परिवार और ऑडियंस के साथ जुड़ने का। सो मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मेरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मैंने अपनी बीटेक की है गलगोटियाज ग्रेट नोएडा से, जो मैंने 2004 में कंप्लीट की। सो तब से लेकर तकरीबन 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम किया। इससे पहले मैं सीमेंस और जीई में था और अभी एमर्सन के साथ हूँ। तो जैसा आपने कहा कि ये मेरा मेन लाइन ऑफ वर्क नहीं है, ये मैं वॉलंटरी करता हूँ। तो इस सब में जो मेरी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2011 में। 2011 में गुड़गांव की ट्रैफिक की स्थिति काफी गंभीर थी। यहाँ पर हम जहां पर भी निकलते थे, मेरा दफ्तर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, 10-12 किलोमीटर था, बट तकरीबन 40-45 मिनट हमें लगते थे वो छोटा सा रास्ता तय करने के लिए। तो उस समय हम काफी परेशान थे और सब गुड़गांव में रहने वाले, गुड़गांव के सारे वासी उससे परेशान थे। उस स्थिति में जो उस समय डीसीपी ट्रैफिक थी श्रीमती भारती अरोड़ा, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया कि सब लोग क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव मदद करना चाहते हैं ट्रैफिक को सुधार करने में, तो हमारे साथ आगे जुड़ सकते हैं। उनके सुझावों को हम लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था जब हम लोग डीसीपी भारती मैम से जुड़े और एक हमारी टीम बिल्ड हुई 2011-12 के टाइम फ्रेम, जिसमें हमने एक्टिवली एज रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रुप को बनाया। और तब से लेके इस ग्रुप में हम जितना भी कंट्रीब्यूशन हो पाता है, जब भी हो पाता है, समय जब भी मिलता है, तो हम करते हैं। हम लोग एज रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन गुरुग्राम तकरीबन 35-40 लोग हैं जो काफी एक्टिवली गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते हैं। तो सिंस देन आई हैव आल्सो बीन एसोसिएटेड विद एक सोसाइटी फॉर सेफ गुड़गांव है एंड एफआईआई के चैप्टर में एज सीएसआर हेड फॉर रोड सेफ्टी। जी जी, बहुत खूब। ये हमारे दर्शकों को जानकर बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि उनको एक मोटिवेशन भी मिला होगा और एक इच्छा भी जागी होगी कि उनको भी एक कदम उठाना चाहिए रोड सेफ्टी के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे दर्शकों की तरफ से सवाल है कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि
रोड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताएं, और एक आम इंसान के तौर पे वो कैसे, हम सब कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गाइड करें, क्योंकि गाइडेंस से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा तो है लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो कोई कदम नहीं उठा पाते हैं। बिल्कुल। तो संजीव जी, जैसा आपने बहुत सही सवाल किया कि रोड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आज की डेट में हम बात करें एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, एज पार्ट ऑफ अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम लोग सड़क का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हम उस पर गाड़ी चलाएं या पैदल चले या साइकिल से चले, जिस भी तरीके से हम चले, हम किसी ना किसी तरीके से यातायात से और यातायात के नियमों से और सड़क से हमेशा जुड़े रहते हैं। आपको दफ्तर जाना है, फैक्ट्री जाना है, वापस आना है, उस समय आप हमेशा सड़क पे रहेंगे। तो जब हम सड़क पे रहते हैं और काफी समय हम सड़क पे बिताते हैं, तो उस समय जिस तरीके से आपने एमएसएमईज की बात की, हम लोगों का इंडस्ट्री में हमेशा फोकस रहता है कि मिनिमम एक्सीडेंट्स हो हमारी फैक्ट्री में या हमारे यूनिट में। तो हमारे टारगेट्स रहते हैं कि हम एक्सीडेंट फ्री ड्यूरेशन जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएं, किसी के चोट ना लगे, इसके लिए हम डेडिकेटेड टीम्स भी बनाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स भी अमूमन हम अपॉइंट करते हैं। और ये सब करने का हमारा कारण और उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो मशीन के साथ इंटरेक्शन में है, वो किसी भी तरीके से नुकसान उनको ना पहुंचे। सिमिलरली जो हम सड़क पे चल रहे हैं तो मशीनों के तौर पे गाड़ियां हमारे साथ चलती है, तो उस समय भी हमें उतना ही केयरफुल रहना है। और हमारा यही उद्देश्य सड़क पे भी चलते हुए रहना चाहिए कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने साथ बाकी रोड यूजर्स जो और लोग सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रहें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बोला कि हम सड़क सुरक्षा लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कदम जो हमें उठाना है, जब हम सड़क पे निकलें तो हम अपने आप को इतना सावधान रखें, इतना सतर्क रखें कि हम खुद को चोट पहुंचने से बचा सके। ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है जो हम में से किसी को भी लेना है। जब भी आप सड़क पे उतरें, अगर आप दुपहिया वाहन पे हैं तो हम बोलते हैं हेलमेट पहन के चलिए, चार पहिया वाहन पे हैं तो बेल्ट लगा के चलिए। ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम, ऐसे कदम बहुत असेंशियल रहते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपनी सुरक्षा आप इंश्योर करें। ये आपका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है सड़क सुरक्षा की तरफ। अगर आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, अगर आप स्पीड लिमिट जो सड़क पे प्रिस्क्राइब की गई है, अभी स्पीड लिमिट की अगर बात करें, अमूमन देखा जाता है कि हम स्पीड लिमिट सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि आगे कैमरा हो सकता है या एनफोर्समेंट के डर से कि पुलिस हो सकती है, चालान के डर से। जबकि अगर आप देखें, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है कि उस सड़क को स्टडी करके उसके अनुरूप एक लिमिट डिफाइन की गई है जो सेफ लिमिट है उस सड़क पे चलने के लिए। तो यदि आप उस सेफ लिमिट में चलते हैं तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने साथियों को भी जो और सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उस लिमिट को एक्सीड करते हैं, आप अपने आप को भी रिस्क में डालते हैं, एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो स्पीड लिमिट हो गया, रेड लाइट जंप ना करना हो गया, पेडेस्ट्रियंस को रास्ता देना हुआ, इन सब चीजों को आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली जो लोग साइकिल पे रहते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप कपड़े इस प्रकार के पहने कि आप अंधेरे में भी नजर आए। अगर रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन सकते हैं तो रिफ्लेक्टिव जैकेट बहुत बहुत बचाव कर सकती है आपका किसी एक्सीडेंट की स्थिति में, क्योंकि रिफ्लेक्टिव जैकेट से या कोई भी चमकदार कपड़ा या रिफ्लेक्टिव चीज अगर आपने रखी है अपने साथ, उससे कोई भी वाहन जब आपकी तरफ आ रहा है वो दूर से आपको देख पाएगा, पहचान पाएगा और उनके पास रिएक्शन टाइम रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप ऐसे में चल रहे हैं, काली ड्रेस आपने पहनी है, अंधेरे में है और कुछ रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, तो कभी कभी आपको देख पाना अंधेरे में, अगर सड़क पे लाइट नहीं है एडिक्वेट, तो आपको देख पाना शायद सामने वाले वाहन के लिए मुश्किल होगा। तो उस स्थिति में एक्सीडेंट का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने लिए करनी है, अपनी सुरक्षा के लिए करनी है। देन कम्स अ मैटर कि आप किस तरीके से सड़क सुरक्षा में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के बहुत सारे माध्यम हैं। एक माध्यम हमने एफआईए में बनाया है, ये जो ग्रुप हमारा सड़क सुरक्षा का है। कोई भी ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि सड़क को अनसेफ बनाता है, उसको प्लीज आप इस फोरम पे लेके आ सकते हैं। वी विल कोशिश करेंगे दीपक जी की सहायता से, पूरी एफआईए की टीम की सहायता से, कि हम उसको राइट फोरम पे रिप्रेजेंट कर पाए ताकि उसका रिड्रेसल हो पाए। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन गुरुग्राम में, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी बहुत इंटरैक्टिव है। ऑल द ऑफिसेज आर ओपन। अगर आप कोई ऐसी स्थिति जो आपको लगे कि सड़क पे डेंजरस है या एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है, उसको कृपया किसी ना किसी को रिपोर्ट करें।
किसी भी नंबर पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, 112 पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या किसी भी संस्था से जुड़े हो तो उस संस्था के थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस रिपोर्टिंग से कभी कभी ऐसा होता है कि जिन एजेंसीज का ये काम है, जैसे GMDA, MCG, अगर इनका काम है, कभी कभी ऐसे जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं उनका एनालिसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता। बट अगर आपकी तरफ से ये इनपुट आएगा, अगर पब्लिक की तरफ से ये इनपुट आएगा, तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा, ताकि हम कोई ना कोई एक्सीडेंट डेफिनेटली अवॉइड कर सके। जी अरविंद जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप एक साइकिल सवार को एक कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव जैकेट पहननी चाहिए। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो अगर पता हो तो ये भी बहुत एक बदलाव लाएगा। एक्सीडेंट इससे काफी कम होंगे कि वो एटलीस्ट वो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने या कोई ना कोई ऐसी ड्रेस पहने जो रात को पता लग सके कि कोई जा रहा है ना? तो आगे बढ़ते हुए अभी एक कुछ मेजर पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि जिंदगी में ना छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत की जाती है, तो ऐसी क्या छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, या हम एक आम भाषा में कहें कि सिंपल बातों का, और कुछ ऐसे सिंपल चीजें जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि एज ए कॉमन मैन, एज ए नॉर्मल मैन, तो कुछ ऐसी सिंपल बातें जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि सोसाइटी में कुछ बदलाव भी आ सके और सबका भला भी हो। ऐसी कोई बातें आप हमें बताएं, कुछ पॉइंट्स बताएं। बिल्कुल जी। तो अगर सबसे पहले संजीव जी हम आंकड़ों की बात करें, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू लॉस ऑफ लाइफ इन इंडिया। अगर हम आज की डेट में सब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे कि भारत देश में टॉप कारण क्या है जिससे इंसान जो हमारी लाइफ जाती हैं, तो उसमें रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स अभी पहले टॉप 10 में 9वें नंबर पे है, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए वेकअप कॉल है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी जानें सड़क पे अनसेफ कंडीशन के कारण, या ड्राइवर्स की गलती के कारण, या रोड यूजर्स की गलती के कारण सड़क पे जाती हैं। अगर मैं नंबर डालूं तो तकरीबन 1.5 लाख डेथ्स एक साल में भारत देश में रिकॉर्ड की जाती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब हुआ तकरीबन 450 डेथ्स हर रोज है सड़क पे। जी हाँ जी सर, आजकल ये भी देखा गया है कि लोग अपने मतलब छोटे छोटे बच्चों को, 15 साल 14 साल के बच्चों को स्कूटर चला रहे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा कहाँ तक सही है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे लेके आए सर। गाड़ियां अंडर एज ड्राइविंग का एक प्रोविजन है, जिसमें हम कहते हैं कि 18 साल की कम उम्र के बच्चों को वाहन ना दें, क्योंकि उनका दिस इज मेडिकली प्रूवन, ये बहुत साइंटिफिक है। 18 साल की उम्र ऐसा नहीं है कि कोई सडनली उठा रात को और उसने बोला कि चलो 18 साल डाल देते हैं। ये मेडिकली प्रूवन है कि 18 साल से कम की उम्र में आपके माइंड की डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं होती कि आप इंस्टेंट डिसीजन जो आपको सड़क पे लेने पड़ते हैं किसी भी हादसे की स्थिति में, बिकॉज आपका रिएक्शन टाइम, इंस्टेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इंश्योर करने में कि आप अपनी जान बचा सके और किसी और की जान बचा सके। तो 18 इज एन एज जो मेडिकली प्रूवन है दैट इट इज मिनिमम एज वेयर यू शुड बी अटेनिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, और आप सड़क पे चलाने के लिए वैलिड है। तो मेरा अनुरोध सारे पेरेंट्स से भी है कि 18 की उम्र अटेन करने से पहले जो अंडर एज ड्राइविंग आज की डेट में हम कभी कभी अलाउ कर देते हैं अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, कई बार हमें लगता है कि ऐसी मजबूरी है, बट अगर हम सही में अपना एक बार एनालिसिस करें और खुद से ये सवाल पूछें कि क्या कुछ भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों की जान को रिस्क पे लगा रहे हैं, और मुझे 100% पता है कि सबका आंसर यही होगा कि नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं। सो हमें बच्चों की जान को रिस्क में डालने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अंडर एज ड्राइविंग इज समथिंग जिसको हमें डेफिनेटली अवॉइड करना है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम इंश्योर करें कि बच्चों को वाहन ना दिया जाए। आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी के कारण ओला, उबर और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो बहुत इजीली अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। आज से पहले शायद हमें एक टैक्सी को बुक करने के लिए आधा घंटा 1 घंटे का टाइम चाहिए होता था, आज की डेट में 5 मिनट में टैक्सी आ जाती। तो इन सब सहूलियतों का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, और बच्चों को जब तक वो लीगल एज अटेन नहीं करते, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक वो वाहन ना चलाएं। इसमें जस्ट सबकी
नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, नॉट जस्ट द इम्प्लीकेशन दैट यू आर लुकिंग एट, जो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से मैंने अभी बताया, इसमें एक और भी प्रोविजन अभी ऐड किया गया है कि अगर अंडर एज ड्राइविंग करते हुए किसी भी बच्चे को ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तो वो स्पॉट पे उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनको पेनलाइज करेंगे। तो कोई भी उस स्थिति में नहीं जाना चाहेगा, ना सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से, ना चालान के पर्सपेक्टिव से। सो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अंडर एज ड्राइविंग इज समथिंग विच शुड बी एब्सोल्यूट नो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जब हम दोपहिया वाहन पे चलते हैं, तो हमारी टेंडेंसी, हम हेलमेट पहनते हैं इस कंपल्शन में कि अगर पुलिस वाला सामने होगा तो मैं लगा लूंगा। और आधे से ज्यादा समय हम जब बाइक पे चलते हैं तो हमारा हेलमेट सर पे रहने के बजाय बाजू में रहता है। आपके पास हेलमेट है क्योंकि आपको पता है कभी भी लगाना पड़ सकता है, अगर सामने पुलिस वाला दिखेगा तो लगा लेंगे। बट ये एक ऐसी चीज है जो अगेन, जो हेलमेट का डिजाइन है वो इस तरीके से किया जाता है, हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी जो अगर इंजर होता है तो आपकी लाइफ लॉस का रिस्क सबसे ज्यादा है, इज ब्रेन। सो आपके सर को बचाना किसी भी एक्सीडेंट की स्थिति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो काम बखूबी करता है हेलमेट। और जस्ट उसको अवॉइड करके बाजू में लटका के या साथ में रख के हम उस एक प्रोविजन को हम खुद ही नेगेट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। तो दोपहिया वाहन पे चलते हुए हमेशा हेलमेट पहन के चलें। हेलमेट्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेलमेट्स को कभी कभी हम सस्ते लेने के चक्कर में हम ये नहीं देखते कि वो ISI मार्क्ड है या नहीं है, क्योंकि हेलमेट का जो काम है आपके सर को बचाना, ऐसा ना हो कि वो जब जरूरत पड़े वैसा कर ना पाए अपना फंक्शन। तो इसीलिए कृपया ध्यान रखें, जब भी आप हेलमेट खरीदें तो ISI मार्क खरीदें, ताकि इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर कभी एक्सीडेंट हो तो कम से कम हेलमेट जो जिस काम के लिए आपने लिया है आपके सर को बचाने के लिए, वो काम अच्छे तरीके से निभा पाए। इसमें एक छोटी सी चीज गलती और हम कभी कभी करते हैं कि हेलमेट तो लगा लेते हैं बट बेल्ट नहीं लगाते। तो बेल्ट भी उतनी ही जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज एक्सीडेंट के केस में हेलमेट आपके सर से निकल जाएगा और वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा आपके सर को। तो ये दोपहिया वाहनों के लिए है। सिमिलरली 4 पहिया वाहनों के लिए, गाड़ियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी गाड़ियों में बैठे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अभी सीट बेल्ट अगेन हम बहुत बार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए कि चलाने इसका अगर बेल्ट नहीं लगाई तो इसके लिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है। कृपया इस चीज को सोचे समझे कि सीट बेल्ट किस लिए डिजाइन की गई है गाड़ियों में। सारी गाड़ियों में सीट बेल्ट क्यों दी जाती है, वो इसीलिए डिजाइंड है कि जब भी कोई इंपैक्ट हो, अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है दो वाहनों का, तो बहुत बड़ा रिस्क ड्राइवर के लिए और जो आगे बैठे उनके लिए ये रहता है कि वो डैशबोर्ड में और स्टीयरिंग में क्रैश कर सकते हैं, जिससे उनकी चेस्ट में बहुत नुकसान पहुंच सकता है और बहुत रिस्की स्थिति आ सकती है। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो वो आपको ऐसे किसी मेजर एक्सीडेंट से बचाएगी। और आजकल जब हम गाड़ी खरीदने भी जाते हैं तो हम ये जरूर बोलते हैं कि कितने एयर बैग्स हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एयर बैग्स हों, हम बहुत सेफ रहें गाड़ी में। पर आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपका कोई भी एयर बैग इन्फ्लेट नहीं होगा। आज की डेट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें ये इंटरलॉक दिया गया है कि ये एयर बैग इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में होगी अगर सीट बेल्ट लगी है, इंटैक्ट है, बिकॉज इट सेंसेस कि गाड़ी में उस सीट पे कोई बंदा बैठा है, तभी वो एयर बैग को इन्फ्लेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सीट बेल्ट लगा के चलें। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं। सीट बेल्ट अभी पिछले कुछ दिनों में काफी फोकस में रही थी एक मेजर एक्सीडेंट के कारण, जहां एक रेयर सीट पे हमने एक उद्योगपति को खोया। रेयर सीट में भी सीट बेल्ट जरूरी है, भले ही पुलिस उसका चालान करे या ना करे, पर सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपनी सुरक्षा के लिए जब भी आप रेयर सीट में भी बैठे हैं, स्पेशली हाईवेज पे, डेफिनेटली सीट बेल्ट लगा के चलें, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा को एनहांस करती है। एंड इट इज नॉट सच अ बिग हर्डल जिसके लिए हम सोचें कि यार जरूरी है क्या। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा आज पॉइंट्स बताए। मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस को ये चीजें सीखने को मिलेंगी और वो ये गलती नहीं करेंगे कि वो सीट बेल्ट तभी लगाएंगे कि पुलिस से बचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, देयर मे बी पीपल इन द वेरी डिबिलिटेटिंग स्टेज। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? लोग अक्सर उसको इग्नोर करके चले जाते हैं कि पुलिस केस में हमने नहीं फंसना,
या हमें कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, हॉस्पिटल जाके फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, तो ऐसे केस में प्रोटोकॉल कैसा रहना चाहिए? बिल्कुल दिव्या जी, रोड एक्सीडेंट्स के केस में आप खुद एक डॉक्टर हैं तो आपको पता रहेगा, और ये सबको पता होना चाहिए कि किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम के लिए जो पहला 1 घंटा है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। और वो इसलिए बोला जाता है कि अगर उस गोल्डन आवर में पहले 1 घंटे में इम्पैक्ट के बाद और एक्सीडेंट के बाद अगर उन्हें प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिलेगी तो उनके सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप कभी भी अनफॉर्चुनेटली किसी भी एक्सीडेंट का विटनेस बने तो कृपया उसमें एक्सीडेंट के विक्टिम की मदद करें। जो 2-3 चीजें हम कर सकते हैं, वो सबसे पहला है पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करना। दूसरा, अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है तो अगर आप पहुंचा सकते हैं तो कृपया पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें जो आपने एक वैलिड पॉइंट बोला कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में हिचकिचाते हैं या आगे आके मदद नहीं करते कि कौन पुलिस के चक्कर में पड़ेगा। बट इसके लिए, इसी एस्पेक्ट को कवर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग निकाली है गुड स्मार्टियन की। इसके हिसाब से अगर आप किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम की सपोर्ट और मदद करते हैं और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं तो पुलिस आपसे सिर्फ वहां सवाल जवाब करेगी, पर आपको किसी पुलिस केस में या किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व या घसीटा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप बिना हिचक के जा सकते हैं और किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को जहां पर भी पॉसिबल हो नियरेस्ट हॉस्पिटल में या एटलीस्ट एम्बुलेंस तक पहुंचा दें, ताकि उनका इमीडिएट मेडिकल अटेंशन उनको मिल सके, उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके और उनको बचाया जा सके। हम भारत देश में पुण्य और पाप में बहुत बिलीव करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम ऐसा करते हैं जो हम सोचते हैं कि मैंने एक पुण्य किया जिसके कारण मुझे कुछ अच्छा आगे मिलेगा। एक जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य शायद आप कभी नहीं कर सकते। सो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट विक्टिम है तो कृपया कोशिश करें और उनकी मदद करें। इससे बड़ा पुण्य शायद, अगर आपके कारण किसी की जान बच जाए, इससे बड़ा पुण्य शायद ही हमें कभी मौका मिले करने का। जी, आपने बात बहुत वैलिड बोली सर। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि हम उसकी वजह से, अगर हमारी वजह से किसी की जान बच जाती है तो उसके साथ एक चेहरा नहीं, कई सारे बहुत लोगों के चेहरे की खुशियां वापस आती हैं। बिल्कुल। तो किसी की खुशी किसी को देना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि जो भी विक्टिम होगा वो किसी का फादर होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा। तो कितने रिश्तों के, एक आदमी कितने रिश्तों को लेकर चलता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर, इसी से रिलेटेड एक और मैं दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहूंगा। अक्सर देखा जाता है कि खासतौर से दिल्ली की बात मैं करूं या इंडिया में दिल्ली की मेट्रो सिटी और इंडिया की मेट्रो सिटीज की बात करूं, तो सर सड़क पे ट्रैफिक बहुत रहता है। ऐसे वक्त में एक एम्बुलेंस का क्रॉस करना बहुत ही पेनफुल होता है। मतलब जिसके ऊपर बीत रही होती है वो उस वक्त टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऐसे स्थिति में नहीं होता। और लेकिन उसके लिए ये चीजें जरूरी भी होती हैं। और ट्रैफिक में एम्बुलेंस खड़ी है, ट्रैफिक खड़ा है, और मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करूंगा जिनकी इंटेंशन नहीं होती, मैं तो उन सब की बात करूंगा। लोगों की इंटेंशन होती है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कैसे रास्ता दें, क्योंकि वो खुद परेशान होते हैं ट्रैफिक में। तो अगर उसमें कुछ आप उनको गाइड करें कि उनको ऐसी सिचुएशन में कैसे हेल्प करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी ऐसी थॉट रहती है कि वो हेल्प करें, लेकिन वो उनको पता नहीं होता कि कैसे करें, वो लोग एक्शन में आ पाएंगे। बिल्कुल सर। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। एम्बुलेंसेस की बात करें, इमरजेंसी व्हीकल्स की बात करें, उनकी मूवमेंट भी हिंडर होती है जब भी कभी ट्रैफिक का जाम लग जाता है या आप किसी कंजेशन में फंसते हैं तो उस समय इसके थोड़े मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। कुछ एस्पेक्ट्स को हम डायरेक्टली जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ टेकअप करते हैं। फॉर इंस्टेंस ट्रैफिक पुलिस इसमें बहुत अहम एक रोल अदा करती है। तो आज की डेट में हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करके उनकी सारी टीम को इस चीज से सेंसिटाइज कराते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एम्बुलेंस को जगह देना। यदि कोई पुलिस मैन या पुलिसकर्मी किसी भी चौराहे पे खड़ा है या कंजेशन पॉइंट पे खड़ा है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। अगर वो किसी भी एम्बुलेंस का सायरन सुनता है तो वो ऑन प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर साइड को खाली करा सकता है। दूसरी चीज, हम कई बार नहीं जानते इस चीज को,
बट किसी भी रेड लाइट पे अगर आप किसी एम्बुलेंस का या इमरजेंसी व्हीकल का सायरन सुने तो दो चीजों का ख्याल जरूर रखें। नंबर एक, एज पर रेगुलेशंस और सब रोड सेफ्टी प्रोविजंस के हिसाब से उनको लाल बत्ती पे रुकना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो रेड लाइट जंप करते हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। अ रेड लाइट जंप बाय एन इमरजेंसी व्हीकल इज परमिटेड इन लॉ। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई एम्बुलेंस रेड लाइट पे, आपकी लाइट ग्रीन है और उसकी रेड है, तब भी वो क्रॉस करने के चांसेस हैं, लग रहा है आपको कि वो निकलने वाली है, तो प्लीज अलाउ देम टू पास। दैट इज नंबर वन। आपकी ग्रीन है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको एक और सर्कल भी वेट करना पड़ेगा, उसका मतलब 2 या 3 मिनट का एडिशनल वेटिंग टाइम, बट प्रॉब्ली पोटेंशियली किसी की जान इससे बच सकती है, तो फॉर श्योर हमें वो चीज अलाउ करनी चाहिए। तो रेड लाइट जंप इज नॉट एन ऑफेंस फॉर एनी इमरजेंसी व्हीकल इंक्लूडिंग एन एम्बुलेंस, वो लोग कर सकते हैं। दूसरा, अंडर एक्सट्रीम सिचुएशंस ऑफ कंजेशन दे आर अलाउड टू गो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड ऑल्सो। तो इसीलिए अगर आपको एम्बुलेंस गलत साइड पे भी आती हुई दिखे तो कृपया उससे आर्ग्यू या उसको ब्लॉक ना करें, जाने दें, क्योंकि ये परमिटेड है। वो अगर गलत रास्ते से जाके किसी की जान बचा सकते हैं तो ये परमिटेड है, और कृपया उनको जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में आप ब्लॉक ना करें, मदद करें जितना खुला रास्ता आप दे सकें। तीसरा, यदि आप खुद ऐसी स्थिति में फंसे हैं कि जाम है और आपके पीछे एम्बुलेंस है और आपको पता नहीं है क्या कर सकते, जब आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल स्थिति में हैं तब तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जब भी जाम लगता है तो आपको इंचिंग की जगह मिलती है, आपको हर आधे मिनट 1 मिनट के बाद थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं। तो उस समय हमारा रिक्वेस्ट यही रहता है कि एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑल्सो, जो राइट मोस्ट लेन है, जो फास्ट लेन है, ओवरटेकिंग लेन है, वो इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप राइट लेन में हैं तो थोड़ा लेफ्ट पे, और आप किसी भी लेन में हैं रिस्पेक्टिव योर लेन, आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट में आ जाएं और अपनी गाड़ी रोकें, ताकि अगर और गाड़ियों को भी आपसे आगे जाना है और एम्बुलेंस को उससे फैसिलिटेशन होगी तो वो कर पाए। और ऐसा सोच के कि एनीवेज मेरे तो बीच में एम्बुलेंस और मेरे बीच में 10 गाड़ियां और हैं, तो मेरे कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ना सोचे। क्योंकि आप रास्ता देंगे तो आपके पीछे जो बीच में 10 गाड़ियां हैं वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमेशा, हमें एक लीडर चाहिए होता है। अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आपने गाड़ी स्लो कर ली, साइड पे कर ली, तो बाकी लोगों को भी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आती है कि यार प्रॉब्ली देयर इज एन इमरजेंसी, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे, अगर आप ट्राई करेंगे तो एम्बुलेंस को रास्ता बाकी लोग भी जो आपके पास है वो भी देंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जितने छोटे स्टेप्स भी आप उठा सके टू एंश्योर कि एम्बुलेंस फास्ट निकल जाए, उसका पूरा प्रयास करें। साथ में इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसीज, स्पेशली अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह की बात करें, तो लाइव ऑर्गन हैज अ वेरी स्मॉल शेल्फ लाइफ। उस शेल्फ लाइफ को मद्देनजर मैनी टाइम्स जब हम लोगों को लाइव ऑर्गन का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वी वर्क विद वेरियस एजेंसीज, और ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया वेयर वी आर एबल टू क्रिएट अ ग्रीन चैनल फॉर एन एम्बुलेंस। तो उस ग्रीन चैनल में हम इंश्योर करते हैं कि एम्बुलेंस का पूरा रूट कंसर्न एजेंसीज को, जैसे कि हमने एक बार ग्रीन चैनल क्रिएट किया था दिल्ली एयरपोर्ट से लेके गुड़गांव में एक अस्पताल है फोर्टिस, वहां तक का, तो उसमें गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दोनों को पूरे अवेयरनेस थी मूवमेंट की, एंड उन लोगों ने इस तरीके से प्लान किया था और प्रोविजन किया था कि एम्बुलेंस कुड रीच फ्रॉम एयरपोर्ट टू फोर्टिस इन अबाउट 10 to 12 minutes, विच इज बहुत एक्सेप्शनल टाइम है। और ग्रीन चैनल क्रिएट करके ऐसा हम कर सकते हैं, ये हम करके ट्राई कर चुके हैं, और अगर सब ऑन बोर्ड हो तो ऐसा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हम कर सकते हैं, ये हमें पता है। सर, एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया कि आप पर्सनली, आपका पैशन आपको लेकर आया, जबकि आपका प्रोफेशन कुछ और है, राइट? आप एक देश भावना, सेवा भावना, लोगों की सेवा भावना के लिए, देश की सेवा भावना के लिए आप इस फील्ड में आए जब आपने प्रॉब्लम्स को देखा, और उसी के तहत आप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो जुड़े हुए हैं। आप FII के भी CSR एक्टिविटी में जो ट्रैफिक पार्ट है, ट्रैफिक सिक्योरिटी का पार्ट है, उसमें आप FII को हेड कर रहे हैं। तो FII क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है और लोग किस तरह से FII के थ्रू अपना कुछ हेल्प हम कर सकते हैं लोगों की, ये आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं। सर, FII के तरफ से हम लोगों का जो प्लान है उसमें हम लोग डिपार्टमेंट्स को और मिनिस्ट्रीज को रीच आउट करना चाहते हैं,
जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो हमारे स्पेंडिंग का है वो सड़क पे होता है। तो बहुत जरूरी है कि ये सड़क स्पेंडिंग को एक तो मिनिमाइज किया जा सके, बट एट द सेम टाइम नॉट लूजिंग क्वालिटी, मेंटेनिंग द क्वालिटी। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे दिमाग में आई थी, जो हमने आपस में डिस्कस किया है FIA के फोरम्स पे, जिसको हम आगे भी ले जाना चाहेंगे। इस किस तरीके से कोई भी एजेंसी जो आज सड़क बनाती है उसको एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साथ में ही दिया जाए, उसी कॉन्ट्रैक्ट में मिला के दिया जाए, ताकि वो ना सिर्फ सड़क बनाने के, पर उसको कुछ साल तक, कुछ हद तक अच्छी स्थिति में मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। So that would be one part. The other thing that you were looking at is specifically NHAI, जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में हाईवेज बनाने के लिए, कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए और उनके क्लॉजेस को और उनके टेंडर्स को और स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट बनाया जाए, जहां पे कि हाईवे लाइटिंग के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजंस हो, जहां पर कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास की और स्पीड कैप्चरिंग रडार्स की डेफिनेट प्रोविजंस को हम हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही बिल्ट इन कर दें, ताकि इन सब एस्पेक्ट्स को बाद में हमें कवर ना करना पड़े। इंस्टेड जब हम किसी भी हाईवे को बनाएं, उसमें ये सारे प्रोविजंस और ये सारे सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी इंग्रेन्ड हो। उसका फायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म में जितने भी वाहन उस हाईवे को इस्तेमाल करेंगे, उनको पता रहेगा कि यहाँ पर एनफोर्समेंट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस बिल्ट इन है। तो चांसेस बहुत घट जाते हैं कि वो किसी भी रूल को ब्रेक करेंगे। फॉर इंस्टेंस ओवर स्पीड चलाना, जो एक हाईवे पे सबसे बड़ा खतरा बना रहता है, अगर आपको पता है कि आगे कैमरा है तो आप नहीं करेंगे वैसे। तो इसीलिए ये सारे प्रोविजंस अगर हम पहले से ही, जब हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है उस समय लेके चलेंगे, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देंगे इन एंश्योरिंग कि हम एनफोर्समेंट को और स्ट्रेंथन कर सके और पावरफुल कर सके। एंड बाय द वे ऑफ दैट वी आर एबल टू एंश्योर दैट पीपल आर फॉलोइंग ऑल रेगुलेशंस रिक्वायर्ड। सो ये सब हम FIA के थ्रू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं इंडिया बड़ी तेजी से एकदम डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आगे आ रहा है एज अ सुपर पावर। नाउ वन थिंग दैट इज कॉमन विद ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज इज हेल्थकेयर सिस्टम, और कैसे स्पेशल एक लेन डेडिकेटेड होती है फॉर एम्बुलेंसेस टू पास बाय। तो इंडिया में इस चीज को अगर हम आज की तारीख में इम्प्लीमेंट करना चाहें, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉलिसी लेवल और फाइनली ऑन द ग्रास रूट लेवल, तो इसको एम्बुलेंस की स्मूथ और इजी पैसेज को फास्टेस्ट वे पॉसिबल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या स्टेप्स होने चाहिए? द्रव्या जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। द चैलेंज दैट वी सी कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिनसे हम कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज से, इज दैट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉर्मली मोर देन द व्हीकुलर वॉल्यूम। इंडिया में राइट नाउ अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें तो हम व्हीकल वॉल्यूम से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लैगिंग में है। तो एक बार हम उस स्थिति में आएंगे, रोड नेटवर्क से बहुत काम हो रहा है और हमारी सारी मिनिस्ट्रीज और सारी फंक्शनरीज बहुत इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं एट अ वेरी फास्ट पेस ऑन इम्प्रूविंग द रोड नेटवर्क। एक बार रोड नेटवर्क इम्प्रूव हुआ और हम इंश्योर कर पाए कि हमारे पास एडिक्वेट रोड स्पेस है टू डेडिकेट अ लेन, तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन में हम कदम उठा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो हमारे, स्पेशली अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें, तो जो हाईवेज हैं, हाईवेज पे ऑलरेडी एक प्रोविजन किया गया है। जितने भी टोल प्लाजाज हैं, टोल प्लाजाज पे एक डेडिकेटेड इमरजेंसी लेन रहती है विच इज मैंडेटरीली मैन्ड, और वहां पर सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल को ही पैसेज दिया जाता है टू एंश्योर दैट, जैसे बाकी व्हीकल्स लाइन में लगे हैं जिनमें हो सकता है कभी 5 मिनट 7 मिनट लग जाए आपको टोल प्लाजा क्रॉस करने में, एम्बुलेंस को या इमरजेंसी व्हीकल को वो समय नहीं लगाना पड़ेगा। तो इमरजेंसी लेन्स हर एक टोल प्लाजा पे आज की डेट में भी एग्जिस्टेंट है। एंड सब्सिक्वेंटली द इंटेंशन इज डेफिनेटली, आई एम श्योर द इंटेंशन इज कि जब भी हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट मिलेगा तो इवन इन सिटीज वी वुड बी एबल टू हैव दैट प्रोविजन ऑफ एन इमरजेंसी लेन। बट राइट नाउ नेटवर्क वर्सेस कैपेसिटी और वर्सेस लोड, कैपेसिटी वर्सेस लोड, हम थोड़ा लैगिंग में है। इसीलिए शायद आज की डेट में इतना कारगर नहीं हो सकता कि हम उसको 24/7 डेडिकेटेड लेन रखें। बट जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन कॉरिडोर के समय एक लेन को बिल्कुल खाली रखा गया था सिर्फ उस एम्बुलेंस को पास करने के लिए। तो ऑन नीड बेसिस वी कैन डेफिनेटली डू इट इवन टुडे, बट फॉर इट टू हैपन ऑन अ परमानेंट बेसिस 24/7, probably we still have a way to go. Right. Sir, apart from traffic rules,
एक सेफ्टी मेजर में आता है कि अगर कोई भी व्हीकल, पुराना व्हीकल लिया जाता है या सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर इसमें अगर हम सड़क की बात करें, सड़क सुरक्षा की बात करें, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। एक रोड यूजर है, एक रोड है और एक व्हीकल है। जी तो अगर हम व्हीकल और रोड की बात करें, ये दोनों स्मार्ट नहीं है। तो इन तीनों एलिमेंट्स में स्मार्ट एलिमेंट इज ओनली रोड यूजर, जो कि है हम। जी तो इसलिए हमें अगर हम अपने वाहन की बात करें या वाहन खरीदने की बात करें, तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आप जाके उसका एक हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। कोई भी वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी एजेंसी के पास जाइए, उससे एक हेल्थ चेक करा सकते हैं कि ये किस हालत में है, ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और एक और एलिमेंट जो हमें ख्याल रखना चाहिए इज पोल्यूशन लेवल। क्या वो पोल्यूशन ज्यादा तो नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, इंजन की हालत के कारण, कहीं वो हाईली पोल्यूटिंग व्हीकल तो नहीं है। सो अगर हम इन दो चीजों का, एक तो उसकी हेल्थ का और दूसरा नॉन पोल्यूटिंग का ख्याल रखते हैं, तो दैट वुड बी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की डेट में अगर हम ट्रैफिक रूल्स एनफोर्समेंट की बात करें, तो कन्वेंशनली हमने देखा था कि पुलिस वाले सड़क पे खड़े होते हैं और चालान करते हैं। उनके पास एक किताब होती है बड़ी सी जिसपे वो धाराओं को टिक करते हैं। अभी वो चालान बुक रिप्लेस हो गई है डिजिटल डिवाइसेस से। तो उनके पास एक हैंडल डिवाइस रहती है जिससे वो चालान इशू कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, अ लॉट ऑफ चालानिंग टुडे, स्पेसिफिकली अगर हम एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत सारे चालान हैं जो कैमरा से इशू हो रहे हैं। और वो जो कैमरा से इशू हुए चालान है, वो आपको शायद इंस्टेंटली, अगर आपका फोन नंबर आरटीओ के साथ करेक्ट है, तो इंस्टेंटली आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका चालान इस पॉइंट पे इशू हुआ है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका नंबर सही नहीं है आरटीओ के रिकॉर्ड्स में, तो आपको ये पता शायद नहीं चलेगा इंस्टेंटली, क्योंकि उनका लिंकेज परिवहन ऐप से है। जो डेटाबेस में जो फोन नंबर है उस पर मैसेज जरूर जाएगा। अगर आपका नंबर गलत है किसी भी कारण से, तो आपको शायद एसएमएस नहीं आएगा। बट जब आप आरसी ट्रांसफर की बात करेंगे, तो उस समय आपको एक एनओसी लेना होता है डिपार्टमेंट से, और वो एनओसी आपको तभी मिलेगा अगर जितने भी चालान उस वाहन पे हैं वो आप पे करेंगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों को सडनली पता चलता है, स्पेशली दिल्ली में जब से स्पीड चलानिंग एक्सटेंसिव हुई है कैमरा बेस्ड, तो लोगों को पता चलता है कि हमारे इतने सारे चालान आउटस्टैंडिंग है जब वो वाहन खरीदने या बेचने जाते हैं। सो ये एक एलिमेंट है जिसपे आपको ख्याल रखना चाहिए। और जितने भी ई चलानिंग पोर्टल्स हैं और जितने भी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, वर्चुअल कोड की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें आप अपनी गाड़ी का नंबर मैनुअली डाल के कभी भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कोई चालान आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रैफिक लॉज तो बहुत बनाए हैं सरकार ने और हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, लेकिन इनका प्रॉपर पालन हो और हम भी एकदम प्रॉपर डेडिकेटेड लेन ड्राइविंग और स्पीड ड्राइविंग उस कैटेगरी में अगर इंडिया आए, तो क्या उसके लिए प्रोविजंस है, पनिशमेंट्स है, ऑफेंसेस क्या है, और इसको और किस तरीके से बेटर किया जा सकता है रोड ट्रैफिक सिस्टम? बिल्कुल। तो द्रव्या जी, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में आ जाए, जैसा आपने कहा, कि सब लोग लेन डिसिप्लिन फॉलो करें, सब लोग सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो उसको करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका एजुकेशन है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से भी करना चाहते हैं, कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें, जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस आए कि सड़क सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है कि आपको चालान से बचना है या एनफोर्समेंट से बचना है, वो इसीलिए है क्योंकि वो रियली आपकी सुरक्षा के लिए है। सो वंस वी हैव दैट बिल्ट इन, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल पार्ट, जो जाना चाहिए मासेस में, ताकि रियलाइजेशन हो, और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आप खुद ही यू फॉल इन लाइन। इफ एवरीवन स्टार्ट्स फॉलोइंग रूल्स, देन लाइफ बिकम्स वेरी इजी। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन ओनली इज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के सब्जेक्ट मैटर को स्कूल्स में, करिकुलम में ऐड किया जाए, ताकि बचपन से ही हम रोड सेफ्टी के बारे में बात करें, सुने, हमें अवेयरनेस ज्यादा हो, साइनेजेस के बारे में हमें ज्यादा पता हो, रूल्स के बारे में हमें ज्यादा पता हो। अगर स्कूल के लेवल से ही बच्चों में ये चीजें इंग्रेन हो जाती हैं, तो जब आप एडल्ट होते हैं, जब आप एलिजिबल हैं ड्राइव करने के लिए, आपको एक लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑलरेडी है।
which would really be a big help on roads because today हमारी जो ड्राइविंग पॉपुलेशन है उसमें ये लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत कम है। सो हमारा टारगेट ये है कि अगली जनरेशन में ये लेवल ऑफ अवेयरनेस ज्यादा हो। सो दिस इज ऑन एजुकेशन, बट एज आई सेड, यू नो, एनफोर्समेंट इज आल्सो इक्वली पिवटल व्हेन इट कम्स टू रोड सेफ्टी मेजर्स। सो इसीलिए एनफोर्समेंट को जितना स्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना स्ट्रिक्ट किया जाता है। इसी सिलसिले में हमारी एक अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट भी इशू की गई है। जैसे पहले हमारे जो चालान के प्रोविजन थे वो बहुत कम हुआ करते थे, 100 रुपए के चालान हुआ करते थे, जिससे लोगों को जो शिक्षा या जो हम पिंच पहुंचाना चाहते हैं एनफोर्समेंट करते हुए, वो पिंच कहीं नहीं पहुंचती थी। तो अभी मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट से सारे के सारे ऑफेंसेस के चालान अमाउंट्स को बहुत बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए दैट इज ओनली विद एन इंटेंशन for it to be a deterrent for you to break any traffic law. Intention सिर्फ इतना है कि आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक ना करें under the compulsion of hefty fines, under the risk of losing your driving license also. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन के हिसाब से एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर these 5 offenses you're doing, तो you stand to have your license suspended for 3 months. आपका लाइसेंस एक्चुअली 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आज की डेट में लेना, क्योंकि आपको पहले लर्नर्स लाइसेंस लेना है, उसके बाद आपको फॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, आपको साथ में ट्रेनिंग भी लेनी है, आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। ये सब करने के बाद जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो ड्राइविंग लाइसेंस अवैध हो जाए 3 महीने के लिए, वो आपकी पोजेशन में ना हो 3 महीने के लिए। सो ये वो क्रिटिकल ऑफेंसेस हैं जो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स माने गए हैं टू रोड एक्सीडेंट डेथ्स, इसीलिए इनको डिक्लेयर किया गया है एज मेजर ऑफेंसेस। एंड इसमें देयर इज अ प्रोविजन दैट द पुलिस वुड रिटेन योर लाइसेंस फॉर 3 months एंड यू वुड नॉट बी अलाउड टू ड्राइव फॉर दिस ड्यूरेशन ऑफ 3 months। तो अगर मैं इन ऑफेंसेस की बात करूं तो रेड लाइट जंप है इसमें, ओवर स्पीड है इसमें, ड्रंकन ड्राइविंग है इसमें, एंड इसमें है one more we have use of mobile while driving. So these are the offenses जिसके कारण आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए अवैध हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस। और उसमें एक मैं भूल गया था, रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी उसमें एक ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए आप अपना लाइसेंस 3 महीने के लिए लूज कर सकते हैं। सर ये आई थिंक आपने एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट बोला कि सेंसिटाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन व्हाइल दे आर इन स्कूल, बिकॉज जब वो 18 साल के होंगे एंड दे विल बी अप्लाइंग फॉर देयर लाइसेंस एंड दे विल बी लर्निंग यू नो हाउ टू एक्चुअली ड्राइव ऑन द रोड, उनको एक पहले से बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज होगा कि क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं। बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम माय पर्सनल वन एक्सपीरियंस। जब मैंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो नोबडी रियली टॉट मी यू नो कि लेन ड्राइविंग इस तरीके से होती है और ये फास्ट मूविंग लेन है, ये स्लो मूविंग लेन है, इस तरीके से ये फ्री है। दैट्स यू नो व्हेन आई रेड जो उसका बुकलेट होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बट ये रूल्स जानने आई थिंक बहुत छोटी उम्र से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब ये हमारी जहन में ये चीजें आ जाती हैं। We become later on become better drivers. Absolutely, I agree. And not just that, दिव्या जी, इसमें एक और एलिमेंट जो हमने देखा है, नॉर्मली बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, दे आर अ की इन्फ्लुएंसर इन द फैमिली ऑल्सो। तो जब वो ड्राइव करते हैं तब तो उनको बेसिक नॉलेज है ही, जब वो ड्राइव नहीं भी करते तो वो अपने आसपास के सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर फादर ड्राइव कर रहे हैं, मदर ड्राइव कर रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं कि आपने रेड लाइट क्यों चमकी, अगर उनको अवेयरनेस है। So that also is a very, very important thing that we've seen. Educating kids is definitely a big benefit. Absolutely. But sir, thanks a lot. I think इस opportunity के लिए मैंने शुरू में भी बोला था, इस मौके के लिए thank you. It was a really good forum that you've given me, and yeah, as you know sir, ये मेरा passion है। कोशिश करता हूँ जहाँ पर भी जैसे भी contribute कर सके road safety awareness को तो करें। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम आपने दिया जिससे बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचा पाएंगे। थैंक यू। आज के इस एपिसोड में अरविंद जी आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बताए। हमने रोड सेफ्टी की बात की, अपने कंट्रीब्यूशन की बात की, किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं और किस तरह हम प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बन सकते, ये दोनों बातें हमने की।
क्योंकि एक प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना भी एक तरह की हेल्प होती है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं मोदी जी, हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी मैं एक स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि सालाना खर्चा जो है, जो इंडिया की सड़कों की मेंटेनेंस का है, करीबन 20 से 30 हजार करोड़ का है। और अगर वो मेंटेनेंस ना की जाए तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। और उसी बात को अगर मैं को रिलेट करूं, जैसे आपने बताया कि वो साइकिल सवार की बात की आपने, उनको रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहननी चाहिए या ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जिसमें रिफ्लेक्शन हो, रात को पता लग सके कि वो चल रहे हैं। उसके अलावा भी सड़क पे सेफ्टी के लिए जो आपने बोला कि जैसे अभी द्रव्या जी ने पॉइंट किया था कि हम इंडिया, अब इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है बट स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका आपने आंसर दिया कि जो रिसोर्सेज थे या रोड्स हैं वो ट्रैफिक से ज्यादा होने चाहिए, राइट। यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, रोड कम है, तो उसकी तरफ भी डेवलपमेंट पार्ट हो रहा है। लेकिन टिल जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते, उस चीज को अचीव नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि आपने आज बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर किए जिससे हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो 100% तो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हाँ, हम उसको 70-80% तक खत्म कर सकते हैं अगर इन सभी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करें। तो जो साल की आपने बताया कि 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं एक्सीडेंट से, उसको हम अगर 70-80% कम करें तो कितने परिवार की खुशियां लौट आएंगी सर। तो इसी के साथ ही आज हम इजाजत चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम, अपने इस एपिसोड को वाइंड अप करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ और इस उद्देश्य के साथ कि हमारे दर्शकों में एक नई इच्छा और नई एक उम्मीद जागी होगी कि हाँ, उनको भी कुछ करना है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे परिवारों की खुशियां लौट सकेंगी। तो इसी के साथ सर इजाजत चाहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू।